राधा 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 राधा। तो ये पॉलिटी, तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी की पॉलिटी है। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ था 1950 में, एंड इसको डिज़ाइन करा था टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो जो अमेंडमेंट है उससे क्या होता है, इनेबल करता है कि वो जो एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को और कंटेंट को इन रिस्पॉन्स टू न्यू सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमांड्स वाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन चलता भी रहे और जो भी नई नई डिमांड्स हैं उनको उस पे रिस्पॉन्स करे, जैसे सोशल कोई डिमांड हो गई, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक है। ठीक है, देन प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो बेसिक प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दे रखा है। तो इसमें डिटेल्ड एंड कोडिफाइड प्रोसीजर दे रखा है अमेंडमेंट के लिए, डिटेल्ड और कोडिफाइड, सारा कोडिफाई कर रखा है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इसको डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो 3 टाइप के 368 में 3 टाइप के जो अमेंडमेंट है डिवाइड कर रखे हैं। पहले तो देगा बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरा है बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इसमें क्या है कि अमेंडमेंट जो है नॉट इफेक्ट द बेसिक फ्रेमवर्क, इसमें है बेसिक फ्रेमवर्क को इफेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल की फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, चेंज इन द सेकेंड शेड्यूल हो जाएगा, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वही सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, इसके बाद में क्या है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये कौन सा है, सेकेंड वाला। तो जितने भी मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इसमें दो जो पहला तो है मेजॉरिटी दैट इज़ 50% + 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, हर एक हाउस का जितना भी टोटल मेंबरशिप का 50%, 50 + 1 बस, 50% + 1। देन है दूसरा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, एक तो है टोटल मेंबरशिप और एक है प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी हो गया बाय पार्लियामेंट। देन है तीसरा है बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या है, अमेंडमेंट जो अफेक्टिंग फेडरल प्रोविजन लाइक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चेंज इन यूनियन स्टेट रिलेशन। तो इसमें क्या है कि जो भी फेडरल प्रोविजंस को इफेक्ट हो रहा है ना उसमें ये लगेगा। तो इसमें क्या है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जो हमने ऊपर देखा था 50 जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% + 1 और उसके बाद में +2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग ईच हाउस में, प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा होगा जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल प्रोविजन इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्या हो गया, हाँ जो फेडरल प्रोविजन इफेक्ट हो रहे हैं। देन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। तो यूएसए में क्या है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत रिजिड है। इसमें क्या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कांग्रेस में, प्लस रेटिफिकेशन जो है बाय 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो एक तो कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके 3/4 जो है वो उसको रेटिफाई करे। यूके में क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है बस सिंपल मेजॉरिटी लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ। देन है साउथ अफ्रीका में क्या है कि मिक्स्ड है, मिक्स्ड रिजिडिटी सिंपल स्पेशल या फिर प्रोविंशियल मेजॉरिटी डिपेंडिंग ऑन द मैटर, जैसा मैटर उसके बेसिस पे होगा। देन ऑब्जर्वेशन, तो इसमें क्या है, इंडियाज प्रोसीजर इज़ नाइदर टू रिजिड लाइक यूएस नॉट टू फ्लेक्सिबल लाइक यूके। तो ना ही तो ये यूएसए जैसा रिजिड है, ना ही यूके जैसा फ्लेक्सिबल है। तो एक मिडिल ग्राउंड है, इट स्ट्राइक्स अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। तो एक मिडिल ग्राउंड जो है स्ट्राइक कर रखा है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। देन है नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नीड क्या है भाई, नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है अमेंडमेंट करने की। तो इसमें क्या है कि पहला डायनेमिक सोसाइटी, तो जो भी जो भी
कंडीशंस चेंज हो रही है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन उनको एड्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है फॉर लोकल गवर्नमेंट लेके आए। देन है करेक्टिंग इनिशियल गैप्स। तो जो अर्ली एक्सपीरियंसेस उसमें शोड जो सर्टेन इन एडिक्वेसीज। एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स बाय 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो पहले जो एक्सपीरियंस नहीं था वो बाद में हो गया, तो फिर वो उन सब चीज़ों के लिए जो भी इनिशियली गैप्स जो थे बनाते टाइम उनको फिल करने के लिए। देन इसके बाद में फेडरल एडजस्टमेंट है। तो इसमें क्या है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस को मैनेज करना एंड न्यू डिमांड ऑफ फेडरलिज्म। एग्जांपल जो है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, तो उस टाइम पे चाहिए इसको अमेंड करने के लिए। देन है ग्लोबल ट्रेंड एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि टू मीट इंटरनेशनल कमिटमेंट कैसा हो गया। तो एग्जांपल जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है मेकिंग एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो एजुकेशन को हर किसी ने फंडामेंटल राइट माना, तो उसके लिए अमेंडमेंट लेके आना। देन है मेजर लैंडमार्क अमेंडमेंट कौन कौन से। तो फर्स्ट जो है 1951 में हुआ। तो इसमें क्या था कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्टेड एग्रेरियन रिफॉर्म। तो ये तीन चीज़ें, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड एग्रेरियन रिफॉर्म। देन है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इसको जो है स्टेट को रिकॉग्नाइज करा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देन है 24th जो है 1971 वाला, तो इसमें अफर्म कर दिया पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, कि भाई पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, वो पावर दे दी, अफर्म कर दिया कि हाँ भाई दिक कर सकती है। देन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या जुडिशरी पावर्स को कर्टेल कर दिया और जो है सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन कर दिया। देन है 44th जो है 1978। तो इसको तो जो भी रिस्टोर कर दिया कि राइट से कर्टेल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट। तो जो 42nd ने करा था उसका उल्टा कर दिया और जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे दिया। देन है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें क्या पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो इंट्रोड्यूस करा। देन 86 जो है 2002 सॉरी। तो इसमें क्या है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया फॉर चिल्ड्रन जो है 6 से 14 साल के बीच वालों के लिए, फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। देन है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसमें क्या है इंट्रोड्यूस जीएसटी, एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म है। देन है 103 जो है 2019 में। तो इसमें क्या है इंट्रोड्यूस करा 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। देन 104। तो इसमें क्या है कि 2020 में लेके आया इसको। तो इसमें अबॉलिश कर दिया रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियन लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में। एंड जो SC ST का रिजर्वेशन है उसको 10 साल और बढ़ा दिया। तो एंग्लो इंडियन का हटा दिया, ख़त्म कर दिया, और जो SC ST का बढ़ा दिया। A और 4 एक जैसा लग रहा है ना, तो A 104 से एंग्लो इंडियन हो जाएगा। देन 105 ये 2021 में लेके आए। तो रिस्टोर कर दिया स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो बोला कि भाई स्टेट के ही पास में पावर रहेगी कि वही जो है नोटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पहला, और वो नोटिफाई करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। देन 106 जो है अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया। तो इसमें क्या है इसने रिजर्व कर लिया 1/3 सीट ऑफ द वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अच्छा, तो ये क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये है। तो ये अमेंडमेंट ही लेके आए अभी तक। यानी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या है कि क्या बोल रही है
और इंडिपेंडेंस लो, तो इसमें कौन सी क्रिटिसिज्म में क्या आएगा कि भाई ओवर यूज ऑफ अमेंडिंग पावर, तो 75 जो है 75 सालों में 100 अमेंडमेंट हो गए, तो भाई कंसर्न रेज हो जाते हैं अबाउट स्टेबिलिटी एंड ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये ओरिजिनल तो रहा ही नहीं, अभी पूरा ही चेंज हो गया। तो एग्जांपल की फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स पोस्ट इमरजेंसी, एग्जांपल 42nd अमेंडमेंट 1976 led to charges of political misuse। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स पोस्ट इमरजेंसी लेड टू चार्जेस ऑफ कि भाई पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है अमेंडमेंट करके कुछ भी। 42nd अमेंडमेंट ने जो है बहुत कुछ चेंज कर दिया है, पार्लियामेंट को बहुत पावर दे दी है, ऐसा बोल रहे थे। पार्टीशन अमेंडमेंट्स, तो कुछ अमेंडमेंट जो है सर्व करते हैं रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के बजाय रूलिंग पार्टी को करते हैं। एग्जाम्पल जो है 39th जो है अमेंडमेंट 1975, तो इसमें क्या है, इसने प्लेस कर दिया इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी ड्यूरिंग इमरजेंसी। की भाई इमरजेंसी के टाइम पे अगर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी। देन है वीकनिंग ऑफ फेडरलिज्म, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एंड अमेंडमेंट हैव ऑफन जो है डायल्यूटेड द फेडरल स्पिरिट। कि भाई अमेंडमेंट के थ्रू जो है सेंटर को ज़्यादा पावर दे देते हैं, फिर वो जो है फेडरलिज्म स्पिरिट जो है कम हो जाती है। एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट। देन है जुडिशियल क्रिटिसिज्म, तो इसमें क्या है, कोर्ट जो है वार्न अगेंस्ट द कैजुअल अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एम्फसाइज द वियोलेबिलिटी ऑफ बेसिक फीचर्स। तो बोला कि बहुत कैजुअली ले लेते हो, जो जब मन में आया जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा देते हैं और बेसिक फीचर को ध्यान नहीं देते हैं। देन है अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो इसमें क्या है, अभी क्रिटिसिज्म में ही चल रहा है ये सब, है ना। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ रेफरेंडम और पॉपुलर इन्वॉल्वमेंट। मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, रेफरेंडम जैसा कुछ नहीं होता। तो एंटायरली पार्लियामेंट्री विद नो प्रोविजन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन और रेफरेंडम, तो ये पूरा पार्लियामेंट ही करता है, लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अनलाइक सम डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में करते हैं। देन है रिजिड येट सेंट्रलाइज्ड, रिजिड तो है पर सेंट्रलाइज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोला जाता है इज अ ब्लेंड, इज सेड टू बी अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्ट अमेंडमेंट जो है कैन बी पास्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, तो ज़्यादातर जो है वो स्टेट के कंसेंट के बिना पास हो जाते हैं। तो लीडिंग टू कंसर्न अबाउट यूनिटरी बेस बायस, तो भाई इसमें यूनिटरी बायस तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, क्योंकि स्टेट से पूछता ही नहीं है कोई। देन नो स्पेशल रोल फॉर जुडिशरी, तो जुडिशरी का कोई रोल नहीं है ज़्यादा। While court can review the content after passage, they have no role in the amendment process। बोला पास करने के बाद में जो है वो काम कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, पर प्रोसेस में कोई काम नहीं है। अलाउइंग पोटेंशियल मिसयूज ऑफ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, ठीक है। देन है तो जो है मेजॉरिटी का मिसयूज कर लेते हैं। देन है ईजियर फॉर रूलिंग जो है मेजॉरिटी टू ऑल्टर कोर प्रोविजन, तो भाई मेजॉरिटी है तो वो जो कोर प्रोविजन है ना उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो सेंसिटिव जो एरियाज लाइक फेडरल स्ट्रक्चर या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं विदाउट एडुकेट अपोजिशन और डिबेट। डिबेट कहाँ से होगा जब नंबर ही नहीं होंगे, डिबेट में भी किसी को मौका नहीं देंगे, ओपोजिशन भी नहीं होगा। तो जब रूलिंग हो जाएगा तो फिर वो अपनी मनमानी करती है। देन व्यू ऑफ जुडिशरी क्या है इसके ऊपर देखते हैं, जुडिशरी का क्या व्यू है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है 1971। तो इसमें क्या एसेंस क्या है इसका कि पार्लियामेंट जो अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ भी कर सकती है बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करेगी,
ऑल्टर नहीं करेगी उसको, विच इंक्लूड डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इनको हाथ नहीं लगाएगी। ठीक है, अदर की केसेस तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। हाँ, तो ये 1975 का केस है ये। तो इसने स्ट्रक डाउन कर दिया पार्ट ऑफ 39th अमेंडमेंट। देन है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का केस है। तो इसमें क्या रिफॉर्म कर दिया दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई लिमिटेड अमेंडिंग पावर, कि भाई अमेंड करने की पावर जो है वो भी कम है, लिमिटेड है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब वो अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा नहीं सकती है। देन है IR क्योटो ओलोन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला कि लॉ प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल पोस्ट केशवानंद आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बोला कि भाई जो भी 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ डाले हैं ना, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जो भी केशवानंद भारती केस के बाद में जो भी 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ डाले हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, जो कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं तो, पर प्रोवाइडेड कि वो केशवानंद भारती केस के बाद में डाले हों। देन है इफेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट है टॉपिक इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन फेडरलिज्म। तो पहला है कि सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड। तो इसमें है क्या इफेक्ट हुआ है, मतलब क्या फ़र्क, मतलब क्या हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से। तो सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव tilted the balance in favor of union leading to increased centralization, कि भाई कुछ अमेंडमेंट्स है ना, उन्होंने सेंट्रलाइजेशन, सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, उनको फेवर किया है। जैसे 3rd and 7th अमेंडमेंट, तो इसमें 1954 1956। तो इसमें क्या है कि रिस्ट्रक्चर कर दिया स्टेट बाउंड्रीज को विदाउट नीडिंग कंसेंट फ्रॉम अफेक्टेड स्टेट को, स्टेट की बाउंड्रीज को रिस्ट्रक्चर कर दिया उनके कंसेंट के बिना। देने इफेक्ट क्या हुआ इससे, ऑल्दो जो प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन इट एस्टैब्लिश द सेंटर्स डोमिनेंस इन ऑल्टरिंग द स्टेट्स टेरिटरी। बोला 73rd अमेंडमेंट के थ्रू की भाई स्टेट कर सकता है। तो भाई ऑल्दो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन तो हुआ, प्रमोट करा, कि पर जो स्टेट का सेंटर का डोमिनेंस हो जाएगा। देन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसने स्ट्रेंथन कर दिया स्टेट को विज द स्टेट, मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर दे दी, स्ट्रेंथन दे दिया। तो इसमें क्या शिफ्टेड मोर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो इंक्रीज कर दिया यूनियन की पावर रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्स इन स्टेट्स, आर्टिकल 355 ऑब्लिगेशन, कि भाई संडे के पास में ज़्यादा पावर होगी कि भाई वो आर्म फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय करने की। तो है मेड जो है मेड इट हार्डर फॉर स्टेट्स टू चैलेंज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, तो स्टेट जो है पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भी स्टेट उनको चैलेंज कर पाए। देन है GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट 2016। तो क्या है यूनिफाइड जो है, इसमें क्या है इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई कर दिया और जो स्टेट की कर्टेल कर दिया स्टेट का इंडिपेंडेंट फिस्कल पावर ओवर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो स्टेट की इंडिपेंडेंट पावर थी ना और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, उसको कम कर दिया। देन है इसमें GST काउंसिल सेटअप की, जहाँ पे कि सेंटर का ज़्यादा वेटेज है, where center has a weighted vote। देन है इफेक्ट क्या हुआ कि स्टेट जो है पार्शली सीडेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑल्दो इन एक्सचेंज फॉर अ यूनिफाइड मार्केट। वही यूनिफाइड मार्केट तो हुआ, पर जो
स्टेट जो है वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी गंवा दी। देन इन इफेक्ट में पहला तो सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड हुआ, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। तो क्या अदर अमेंडमेंट्स हैव एनहांस्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड पावर स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। कुछ कुछ जैसे 73rd 74th हुआ 1992 में। तो इसमें क्या है कि किसी में सेंट्रलाइजेशन हुआ, किसी में फेडरलिज्म मूल्य क्या है। तो इसमें क्या है कि 73rd 74th जो है इसमें क्या है, इट गेव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती PRIs एंड ULBs। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है ना। देन इसके बाद में क्या है कि मैंडेटेड जो रेगुलर इलेक्शन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू कि भाई बोला कि भाई रेगुलर इलेक्शन होंगे, उनको पावर दे दी और बेसिकली स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी बना दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इससे क्या है, फॉस्टर्ड ग्रास रूट फेडरलिज्म आया। देन एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया में। तो उनको पावर मिल गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो है उनको। देन है तो आर्टिकल 371 to 371G, इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, कर्नाटका, कर्नाटका रीजन टू एड्रेस यूनिक रीजनल डिमांड्स। देन इफेक्ट क्या हुआ, रिकग्नाइज्ड एंड प्रिजर्व इंडियाज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। देन 3 है जुडिशरीज प्रोटेक्शन ऑफ फेडरलिज्म अगेंस्ट अमेंडमेंट एक्सेसेस। The Supreme Court has continuously held federalism as part of the basic structure of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई फेडरलिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस 1973। तो इसमें क्या है, फेडरलिज्म जो है उसको रिकग्नाइज कराया एज पार्ट ऑफ अमेंडेबल बेसिक स्ट्रक्चर। भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी पार्लियामेंट जो कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्ट्रॉय द फेडरल कैरेक्टर। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती केस में बोला है। देने SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो इसमें क्या है, इम्पोज स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रेजेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। कि भाई प्रेजेंट रूल पे जुडिशियल रिव्यू होगा, ये वो लगा है जो सही है कि नहीं है। देन asserted that federalism, though not absolute, is a core feature of the constitution। बोला कि भाई फेडरलिज्म वैसे एब्सोल्यूट नहीं पर वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर है। देन है कुलदीप नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। तो इसमें while allowing changes in Rajya Sabha election rule, upheld that India's federalism is not a traditional federal structure but a unique federation with strong union bias। तो इसमें क्या है कि मतलब कि लोकसभा इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन रूल में चेंज अलाउ करते टाइम बोला कि भाई इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो ट्रेडिशनल फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है बट एक यूनिक फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग यूनियन बायस मतलब यूनिक फेडरेशन है इसमें पर यूनियन का बायस है। देन रीसेंट कंसर्न एंड चैलेंजेस क्या है, तो GST डिस्प्यूट। तो कोविड-19 क्या है, highlighted tension when states demanded greater fiscal autonomy over compensation cess due। तो इसमें क्या हो गया, स्टेट ने बोला कि भाई हमको ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ठीक है, किसके ऊपर, कंपनसेशन सेस के ऊपर। देन है रिकग्नाइजेशन विदाउट कंसेंट, तो रीऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंसेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का। तो इसमें क्या है कि तो जो बाइफर्केशन ऑफ JNK into 2 union territories without full-fledged state legislature consultation raised federalism concern। तो जो JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन करा था और उसको 2 टेरिटरी UT में बांट दिया,
तो विदाउट फुल फ्लेज स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्टेशन, तो पूरा जो स्टेट लेजिस्लेचर है किसी सभी से नहीं पूछा, कुछ कुछ से पूछ लिया होगा, शायद गवर्नर से पूछा। तो इट बाईपास द इलेक्टेड स्टेट असेंबली, तो जो इलेक्टेड स्टेट असेंबली उसको बाईपास करके फिर ये पास करा था, क्योंकि प्रेजेंट रूल जो है वॉज इन फोर्स। देन वे फॉरवर्ड क्या है, तो सेल्फ रेस्ट्रेन बाय पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होगा कि अमेंडमेंट जो है शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड कंसेंसस, नॉट पॉलिटिकल मेजॉरिटेरियनिज्म, कि भाई जो अमेंडमेंट है कंसेंसस सबसे पूछना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी है तो भाई कर दो। देन पब्लिक कंसल्टेशन, तो wider engagement with stakeholder to ensure जो participatory constitution making, तो जितने भी स्टेक होल्डर है, तो पब्लिक भी स्टेक होल्डर है, तो उनके साथ में इंगेज रहे जिससे कि उनका भी पार्टिसिपेशन हो कंस्टिट्यूशन मेकिंग में। देन प्रोटेक्ट बेसिक वैल्यूज़, तो एवरी जो अमेंडमेंट मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो भी अमेंडमेंट होता है उसको ये देखना चाहिए कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ख़राब तो नहीं कर रहा। देन है स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, तो फ्यूचर जो है अमेंडमेंट जो है मस्ट प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रादर देन सेंट्रलाइजेशन। तो आगे जो भी होंगे वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते अच्छा होगा रादर सेंट्रलाइजेशन के। पीरियोडिक रिव्यू, तो सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन एवरी फ्यू डिकेड्स could help examine the relevance and effectiveness of amendments। तो हर 10 साल में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बनाना चाहिए जो कि वो एग्जामिन करेगी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे वो रेलिवेंट है कि नहीं है। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पीवाई की है कि पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर and it cannot be enlarged into absolute power. In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power। ये क्वेश्चन है 2019 में आया था 15 मार्क्स का। तो इसमें क्या है, तो इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है embodies the principle that Constitution is not merely a legal document but a living commitment to fundamental values like democracy, federalism, secularism and rule of law। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट तक ही सीमित नहीं है बट एक लिविंग कमिटमेंट है टू फंडामेंटल वैल्यूज, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म। ठीक है, बेसिक आइडियाज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, बेसिक पे क्या आएगा कि ना asserting certain fundamental features of the constitution are so essential that they cannot be altered or destroyed even by parliament through the constitutional amendment process under article 368। तो ये बोल रहा है कि कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स फंडामेंटल फीचर है वो इतने ज़्यादा इसेंशियल है कि उनको ना ही ऑल्टर या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और फिर ये बोल रहा है इंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर आर नॉट मिसयूज्ड टू सबवर्ट द कोर आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो पावर है ना अमेंडमेंट करने की उसको मिसयूज़ नहीं करे जिससे कि जो आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको ही सबवर्ट कर दें। देन draws a line between permissible constitutional evolution and impermissible constitutional destruction। तो बोलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि कौन से जो परमिसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन कौन कौन से परमिसिबल हैं और कौन से जो है इम्परमिसिबल हैं। परमिसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन तो परमिसिबल, और जो इम्परमिसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रक्शन, तो जो डिस्ट्रक्शन है उसको इम्परमिसिबल कर दिया। देन की फीचर जो है कॉमनली रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड along with important judgment
तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें 1973 में दिया था ये। तो इसमें बोला है कि सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है कैन नॉट ओवरराइड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को ओवरराइड नहीं कर सकता। देन है रूल ऑफ लॉ, तो क्या है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, तो 1975 का केस है ये। तो इसने स्ट्रक डाउन कर दिया 39th अमेंडमेंट एक्ट फॉर वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि भाई 39th अमेंडमेंट एक्ट यूज़ करके जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे। यानी सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसमें क्या है केशवानंद भारती 1973 एंड इंदिरा गांधी केस, इसमें क्या है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल फंक्शन एंड वाइस वर्सा, कि भाई लेजिस्लेचर जो है जुडिशियल काम नहीं करेगी ना जुडिशरी लेजिस्लेचर की काम करेगी, ये बोला। सेपरेशन ऑफ पावर की दोनों की पावर अलग अलग है। दैन जुडिशियल रिव्यू, तो ये है मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इसमें बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का एंड पार्लियामेंट जो उसको ले नहीं सकती, कैन नॉट टेक इट अवे। दैन फेडरल कैरेक्टर, तो इसमें क्या है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें बोला कि फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। मिसयूज ऑफ प्रेजेंट रूल इज जस्टिसिएबल है। मिसयूज ऑफ प्रेजेंट रूल इज जस्टिसिएबल, ये क्या है। देन सेक्युलरिज्म, तो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सेम ये इसी केस में सेक्युलरिज्म पे आ गया। तो बोला सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक एलिमेंट है और जो है स्टेट के नॉट प्रमोट रिलीजन की, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। देन डेमोक्रेसी, SR बोम्मई, बोला SR के तुम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करोगे, सेक्युलर रहोगे। माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो ऐसे करके किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना। देन डेमोक्रेसी, तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, इसके दो केस, अच्छा इसके दो केस हो गए। एक तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में रूल ऑफ लॉ एंड देन डेमोक्रेसी, बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, तो इसमें बोला कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, भाई जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होगा। देन फंडामेंटल राइट के ऊपर इसमें केशवानंद भारती 1973 एंड मिनर्वा बिल 1980, तो इसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है कि नॉट बी एब्रोगेटेड, और भी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि उनको हटा नहीं सकते, एब्रोगेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन है फिलोसफिकल ओपिनियन बिहाइंड इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, क्या फिलोसफी है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ग्राउंडेड इन सेवरल थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल आइडियाज। तो लिमिटेड, पहला है लिमिटेड गवर्नमेंट, तो क्या फिलोसफी है इसके पीछे बेसिक स्ट्रक्चर का, पहला है लिमिटेड गवर्नमेंट। बोला है कि अ सेंट्रल टेनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट गवर्नमेंट पावर मस्ट बी लिमिटेड बाय फंडामेंटल रूल्स, कि जो गवर्नमेंट की पावर है ना उसको हम लिमिट कर रहे हैं रूल के थ्रू, कि वो आर्बिट्री नहीं हुई कुछ भी पावर एक्सरसाइज कर दे, है ना। तो अमेंडिंग पावर इज इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आर्टिकल 368 के अंदर अपने आप को चेंज करने की पावर दे रहा है एंड कैन नॉट लॉजिकली बी यूज टू डिस्ट्रॉय इट्स फाउंडेशनल लिमिटेशंस, और उसको हम उसकी जो लिमिटेशंस है फाउंडेशनल लिमिटेशंस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसका यूज़ करके। तो ये था लिमिटेड गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट की पावर को कम करो। फिर है दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, तो इसमें क्या है अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है चलता रहेगा। इट कैन नॉट बी सो अमेंडेड एज टू बिकम अनरिकग्नाइजेबल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो एकदम ऐसा ही नहीं कर सकते कि भाई येलो कलर का था तो उसको ब्लैक कर दिया, येलो में ऑरेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है पर ब्लैक नहीं हो जाएगा, है ना। तो हैज़ अ कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी, तो जो उसकी पहली आइडेंटिटी थी जो बनाता वो ओरिजिनल फॉर्म
बना के रहेगा। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रिजर्व्स दिस कंटिन्यूटी वाइल अलाउइंग नेसेसरी अडेप्टेशन, कि भाई जो कंटिन्यूटी भी चलेगी और थोड़ा बहुत अडेप्टेशन भी रहेगा। देन थर्ड है हायर लॉ थ्योरी। तो इसमें क्या है कि सर्टेन प्रिंसिपल लाइक ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड फ्रीडम आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ हायर मॉरल लॉ। तो इसे ह्यूमन डिग्निटी हो गया, डेमोक्रेसी, जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, तो इसको मॉरल लॉ के भी हायर मानते हैं इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मस्ट ऑनर दिस ट्रांसेंडेंट प्रिंसिपल बियॉन्ड ऑर्डिनरी पॉलिटिकल मेजॉरिटी, कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको ऑनर करे इन प्रिंसिपल को। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट जो है इज अ क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इट्स मास्टर। पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्रीचर है, ना कि मास्टर। ये पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा, ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा। तो अल्टीमेट सोवरेनिटी रेस्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द पार्लियामेंट्स एक्शन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट मस्ट कन्फर्म टू इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, सोवरेन रहेगा, पार्लियामेंट के जो भी एक्शन रहते हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए। देन है एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन है सज्जन सिंह, देन है व्हाट नाथ वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ पंजाब, ये कौन है, गोलकनाथ, देन है केशवानंद भारती वर्सेस, ये हो गया। तो सबसे पहले जो है इस सीक्वेंस में हुआ, पहले शंकरी हुआ, फिर सज्जन आया, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में हुआ। तो इसमें क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल करा पार्लियामेंट्स का अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो इसमें बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पार्लियामेंट के पास में पार्लियामेंट के पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, और फंडामेंटल राइट भी इसमें इंक्लूडेड है। हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो लॉ, उसको लॉ नहीं बोलेंगे, और वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। देन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। तो इसमें upheld Parliament's power to amend any part of the constitution including fundamental right under Article 368। तो इसने बोला कि ऊपर वाला जो बोला कि आप जो 368 के अंदर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो कर सकते हो, और फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो। तो वैलिडेटिंग द 17th अमेंडमेंट, तो 1965 का केस है, 1964 में 17th अमेंडमेंट हुआ था। Validating the 17th Amendment 1964 that placed 44 laws in 9th schedule beyond judicial review। तो उसमें क्या करा था कि 44 लॉज को जो है 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया था, और कोई भी चीज़ 9th शेड्यूल में जाती है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो इसने भी एस हो गया ना ये, तो यस कर रही है पार्लियामेंट से, यस। शंकरी फिर सज्जन, गोलकनाथ 1967। तो इसमें क्या होगी, ऑटोमेटिक शिफ्ट। तो इसमें क्या है, कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट्स आर बियॉन्ड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। बोला कि भाई, और इसमें एकदम जज्बात पलट दी, सब पलट दिया। बोला कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो उसको अमेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट। देन अमेंडमेंट ट्रीटेड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13(2)। तो जो अमेंडमेंट होगा उसको लॉ बोला जाएगा अंडर आर्टिकल 13(2)। और बोला होगा कि शायद पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो पहले तो बोला कि भाई वो लॉ नहीं माना जाएगा, शंकरी में बोला कि भाई लॉ नहीं है। अब इसमें बोला कि लॉ है तो लॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो बोला 13(2) के अंदर आएगा वो, उसको लॉ बोलेंगे। देन है फोर्थ है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बोला कि भाई पार्लियामेंट जो है उसके पास में वाइड पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट कैन नॉट ऑल्टर या डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। देन है फॉर्मली लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो इसने फॉर्मली
फॉर्मल तरीके से रख दिया, बोल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का नाम ले दिया। देन अदर मेजर जजमेंट शेपिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो इसमें क्या है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। तो इसमें बोला कि स्ट्रक डाउन प्रोविजन प्लेसिंग द पीएम सिलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं रहा ये, तो इसमें बोला कि जो इंदिरा गांधी ने बोला कोई पीएम का इलेक्शन है उसको उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, तो इसने इस केस के अंदर जो जजमेंट आया कि भी लगेगा, पीएम के इलेक्शन में जो है वो जुडिशियल रिव्यू लगेगा। देन मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो इसमें क्या है कि रीअफर्म दैट लिमिटेड जो अमेंडिंग पावर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई जो लिमिटेड पावर है वो खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो अमेंड करके ये इस प्रोविज़न को नहीं हटा सकते कि भाई इस प्रोविज़न को हटा दो फिर तो लिमिटेड हट जाएगा, तो अमेंडिंग पावर जो है वो मतलब ज़्यादा हो जाएगी। देन वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। तो इसमें क्या है, डिक्लेयर दैट अमेंडमेंट्स आफ्टर केशवानंद जो है मस्ट रिस्पेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर, बोला कि भाई इसके बाद जो केशवानंद के बाद जो भी अमेंडमेंट है वो रिस्पेक्ट करे बेसिक स्ट्रक्चर को। वाह मैन यू हैव टू रिस्पेक्ट, उसकी वाह वाह होगी जो रिस्पेक्ट करेगा। देने आयर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। तो इसमें हेल्ड दैट इवन लॉज अंडर 9 शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू इफ इंसर्टेड पोस्ट केशवानंद, बोला कि जो केशवानंद भारतीय केस के बाद में जो 9 शेड्यूल में डाला है उस पर तो उस पर रिव्यू हो सकता है कि क्यों लो की हाल है, 9th शेड्यूल के बाद भी की हाल है। देन एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो इसमें बोला कि असर्टेड फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी एज बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, बोला कि फेडरलिज्म जो है सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हो जाएगी। देन केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, कौन से केस है, तो वाइल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, critics argue that it risks judicial overreach। तो भाई बोल रहे कि भाई जुडिशरी जो है उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं अभी, राधा 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 राधा। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रहे थे, तो उसमें है कंटिन्यूटी में आर्टिकल 371 टू 371 जे। तो इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, कर्नाटका, हैदराबाद, कर्नाटका रीजन टू एड्रेस यूनिक रीजनल डिमांड्स। तो इन अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है इनको स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है इन स्टेट्स को, जिससे कि वो जो रीजनल डिमांड्स है उसको एड्रेस कर सके। तो इससे इफेक्ट क्या हो गया कि तो इसने रिकग्नाइज़ करा और प्रिजर्व करा इंडिया का एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, बोला फेडरलिज्म भी कैसा है, एसिमेट्रिक है, एक जैसा नहीं कि सारे स्टेट्स बराबर हों, और रिकग्नाइज़ भी करा कि हाँ स्टेट्स बराबर नहीं है, और उसको प्रिजर्व करा कि जो भी जिसकी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करो, और जिसका जो भी यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करने के लिए फिर ये लेके आए। देन है थर्ड है जुडिशरीज प्रोटेक्शन टू फेडरलिज्म अगेंस्ट अमेंडमेंट एक्सेसेस। तो फेडरलिज्म को बचाने के लिए जुडिशरी ने क्या क्या किया, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली हेल्ड फेडरलिज्म एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब भी जो भी जजमेंट दिए उसमें यही बोला है कि भाई फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है का पार्ट है। तो जैसे केशवानंद भारती 1973 केस हुआ, एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, फिर है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, तो इन सब में यही बोला। तो केशवानंद भारती केस जो है 1973, तो इसमें क्या है कि फेडरलिज्म जो है उसको रिकग्नाइज़ करा एज अ पार्ट ऑफ अन अमेंडेबल बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको अमेंड नहीं कर सकते फेडरलिज्म को। देन है पार्लियामेंट के नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्ट्रॉय द फेडरल कैरेक्टर, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते कि जो फेडरल कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दे।
देन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें क्या हुआ कि ना इसमें इम्पोज कर दिया स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू ऑन पार्लियामेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 कि जो भाई प्रेजेंट रूल है उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, वो जो भी जजमेंट है उसको जुडिशियल रिव्यू करेगी, है ना। देन है asserted दैट फेडरलिज्म जो है दो नॉट एब्सोल्यूट इज़ अ कोर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एसर्ट करा कि भाई मे बी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता पर कोर तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। देन है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, तो इसमें क्या है वाइल अलाउिंग चेंजेस इन राज्यसभा इलेक्शन रूल upheld that India का federalism is not a traditional federal structure but a unique federal federation with strong union base bias। तो इसमें क्या है अलाउ कर दिया चेंज राज्यसभा इलेक्शन रूल में, फिर अपहेल्ड करा कि भाई इंडिया का फेडरलिज्म जो है नॉट अ ट्रेडिशनल फेडरल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल जैसे पहले जैसा नहीं है बट अ यूनिक फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन बायस। तो इसमें मिला कि भाई स्ट्रॉन्ग यूनिक फेडरेशन इसमें यूनियन बायस स्ट्रॉन्ग है। देन फोर्थ है रीसेंट कंसर्न एंड चैलेंजेस, तो जीएसटी डिस्प्यूट्स, तो इसमें क्या कोविड-19 जो हाईलाइटेड टेंशन व्हेन स्टेट्स जो डिमांडेड ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ओवर कंपनसेशन सेस ड्यू। तो भाई स्टेट्स ने बोला कि भाई हमको जो ज़्यादा ऑटोनॉमी ज़्यादा फ्रीडम दो कंपनसेशन सेस जो है उसके ऊपर, ठीक है। देन रिकग्निशन विदाउट कंसेंट, रिऑर्गनाइजेशन विदाउट कंसेंट, तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019, तो इसमें क्या है कि जो बाइफरकेट करती है जेएनके को 2 यूनियन टेरिटरीज में, जेएनके और लद्दाख में, विदाउट फुल फ्लेज स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्टेशन रेज फेडरलिज्म कंसर्न्स, बिना पूछे कर दिया, मतलब वो फुल फ्लेज नहीं था, स्टेट लेजिस्लेचर जो था वो फुल फ्लेज नहीं था, तो उसके बिना कर दिया, तो एक कंसर्न रेज करता है। तो इट बाईपास द इलेक्टेड स्टेट असेंबली, तो जो भी इलेक्टेड स्टेट असेंबली जो है वो थी ना उसको बाईपास कर दिया, उससे पूछा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट रूल वाज इन फोर्स लगा हुआ था। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि सेल्फ रिस्ट्रेन बाय पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट को अपने आप को थोड़ा रोकना चाहिए। तो इसमें क्या अमेंडमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड कंसेंसस नॉट पॉलिटिकल मेजॉरिटेरियनिज्म, तो भाई सभी से पूछना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे अमेंडमेंट होना चाहिए, ना कि भाई मेजॉरिटी में है तो भाई कर दो अमेंडमेंट कर दो। यानी पब्लिक कंसल्टेशन, तो ये पढ़ा हुआ है शायद, वाइडर एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर टू इंश्योर पार्टिसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी से पूछना चाहिए। इसके बाद में प्रोटेक्ट जो है बेसिक वैल्यूज़, तो इसमें क्या है एवरी अमेंडमेंट जो है मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो जितना भी अमेंडमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरलिटी और बेसिक स्ट्रक्चर है इसको कंसिडर करके किए जाए। एंड स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, तो फ्यूचर अमेंडमेंट जो है मस्ट प्रमोट कंपैरेटिव फेडरलिज्म रादर देन सेंट्रलाइजेशन, तो जितने भी अमेंडमेंट होंगे आगे तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करें, ना कि भाई सेंटर को ही सारा पावर दे दे। देन है पीरियडिक रिव्यू, तो इसमें क्या है सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन, एक कमीशन सेट कर दो हर 10 साल में, जो हेल्प करेगी कि भाई जो अमेंडमेंट किए हैं उनका कितना रेलेवेंस है, कितनी इफेक्टिवनेस क्या है, तो एक कमीशन सेट कर दो, है ना। देन है नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये पढ़ लिया था यार भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था पता नहीं। हाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट, राधा एक मिनट, राधा। तो अभी हम केस देते हैं जुडिशियल ओवररीच के, तो lack of explicit constitutional basis, the doctrine of judicial innovation
द डॉक्ट्राइन इज़ अ जुडिशियल इनोवेशन। ये जो है डॉक्ट्राइन जो है ये जुडिशियल ओवरीज का जुडिशियल ने खुद बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है जुडिशियल ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली कभी मेंशन नहीं करा। देन सब्जेक्टिविटी, तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डेफिनेटली लिस्टेड। इसमें डेफिनेटली नहीं देख रखा ये है। इट डिटरमाइंस केस बाय केस लीडिंग टू अनसर्टेनिटी। तो हर केस पे डिटरमाइन करे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट हो जाएगा, इसी की अनसर्टेनिटी, क्योंकि पता नहीं कोई नया जजमेंट आ जाए फिर उसमें कुछ नया ऐड हो जाए। एग्जाम्पल केशवानंद भारती वर्डिक्ट जो है वॉज ओनली पास बाय 7:6 मेजॉरिटी। ठीक है, तो 7-6 मेजॉरिटी से पास करा। ऑल्सो डिक्लेयरिंग इवन वेलफेयर मेजर्स वॉइड। एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म प्लेस अंडर 9th शेड्यूल, जुडिशरी में हिंडर सोशल जस्टिस। ऑल्सो डिक्लेयरिंग इवन वेलफेयर जो है मेजर्स वॉइड, जुडिशरी में हिंडर सोशल जस्टिस। देन सुपरसीडिंग पार्लियामेंट, तो क्या जुडिशरी जो है सुपरसीडिंग को पार्लियामेंट के ऊपर काम कर जाती है। तो क्या जुडिशरी एक अनइलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, बिकम्स द फाइनल आर्बिटर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये फाइनल आर्बिटर है कि भाई इसकी अपनी मनमर्जी से कुछ भी किसी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है। ठीक है, आर्बिटर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर सबसे ऊपर पावर इनकी है। ठीक है, मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये अनइलेक्टेड बॉडी है, बिकम्स द फाइनल आर्बिटर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, रेजिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कंसर्न्स। कि भाई जो डेमोक्रेसी लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर भी जुडिशरी फिर ये पानी फेर देती है। एग्जाम्पल जो स्ट्राइकिंग डाउन द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टैब्लिशिंग NJAC। तो इसने 99 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, हटा दिया। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 वाज क्रिटिसाइज्ड एज जुडिशरी प्रोटेक्टिंग इट्स ओन टर्फ। तो उसने क्या है कि क्या बोलते 99 को हटा दिया और NJAC स्टैब्लिश कर दिया, तो जुडिशरी को क्रिटिसाइज करा। देन शुड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बी फॉलोड इंडेफिनिटली। क्वेश्चन है क्या ऐसा करना चाहिए, हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। तो पहला फेवर में और एक अगेंस्ट में। तो फेवर में क्या है कि सेफगार्ड करता है ये अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। तो भाई जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को फ्रॉम रेकलेस मेजॉरिटेरियन अमेंडमेंट्स। कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की भाई मेजॉरिटी है पर वो इस चीज़ को नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में दे दिया इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते, तो उस तरीके से क्या है कि वो प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी को। देन है फ्लेक्सिबिलिटी विद इन कॉशन, विद कॉशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी है पर कॉशन है कि भाई तुम इसको टच नहीं कर सकते। तो भाई अलाउ करते हैं नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन वाइल प्रिजर्विंग फाउंडेशनल वैल्यूज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने का भी अलाउ करता है, साथ के साथ जो है फाउंडेशनल वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व करके रखता है। जिन्हें ग्लोबल स्टैंडिंग, तो क्या इंडियाज डॉक्ट्राइन इज एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड फॉर बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी एंड विद अडेप्टेबिलिटी। तो इंडिया को अडेप्ट मतलब सब कोई बोलते हैं कि एडमायर करते हैं कि भाई इसने बैलेंस कर रखी, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी भी है और अडेप्टेबिलिटी भी है साथ में। देन है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स। तो इसके बिना क्या है फंडामेंटल राइट जो है उसको इरोड कर सकते थे एट अ whim ऑफ टेम्पररी पॉलिटिकल मेजॉरिटी, पर वो जो है सिटीजन्स के राइट जो उनको प्रोटेक्ट करके रखा। इसके अगेंस्ट में क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो क्या है कि लगी लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो बोला कि जुडिशरी जो है एक अनइलेक्टेड बॉडी है, तो परमानेंटली जो है रिस्ट्रेन्स इलेक्टेड लेजिस्लेचर। तो जुडिशियल रिव्यू दे रखा है ना, वो जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो उसमें क्या है कि बोल रहे हैं कि भाई जुडिशरी अनइलेक्टेड है, उसको लोगों ने इलेक्ट करा है और वो परमानेंटली रेस्ट्रेन लगा देती है जो कि लोगों ने इलेक्ट करके लेके आए, लोगों के
जो भी व्यू है उसके ऊपर। देन है वेगनेस, तो अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन लीड टू एडहॉक जुडिशियल डिसीजन। बोला कि वेग है क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है क्या है जो बेसिक स्ट्रक्चर, हर केस के बेसिस पे है, तो एक जुडिशियल डिसीजन का एडहॉक लेके आ सकता है। देन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो बोले फ्यूचर जनरेशन में विश टू रीऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रिजिड एडहेरेंस कुड स्टिफल नेसेसरी रिफॉर्म्स। तो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को रीऑर्गेनाइज करना चाहे, तो जो रिजिड एडहेरेंस की भाई यही है, तो क्या होता है कि रिफॉर्म्स फिर वो लाने में प्रॉब्लम कर सकता है वो। देन है ग्लोबल एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या आएगा, हाँ ग्लोबल एक्सपीरियंस में मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्लोबली, जैसे यूएस यूके हो गया, प्लस फ्यूचर जनरेशन विदाउट सच जुडिशली इम्पोज्ड बेसिक स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन। तो क्या है, फ्यूचर जनरेशन को ट्रस्ट करते हैं, ना कि जुडिशन ने जो रिस्ट्रिक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसके वो नहीं मानते। बोला फ्यूचर जनरेशन है उसके मन में है वो करेगी। देन है ये फॉरवर्ड क्या है कि क्लियरर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन गाइडलाइन, तो क्या है कि स्टैब्लिश ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, स्टैब्लिश करता है जुडिशियल और एक्सपर्ट लेड फ्रेमवर्क टू कंसिस्टेंटली डिटरमाइन व्हाट क्वालिटीज एज बेसिक स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी इन द फ्यूचर केसेस। तो क्या जुडिशरी या फिर एक्सपर्ट लेड एक फ्रेमवर्क बना रखा है इसने, तो हमेशा कंसिस्टेंटली डिटरमाइन करती है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की कौन चीज़ क्या चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करेगा, है ना, जिससे कि एम्बिग्यूटी कम हो जाती है फ्यूचर केस में। तो पहले बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो फ्यूचर केस में जो है वो एम्बिग्यूटी रहेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है फंडामेंटल राइट को छू नहीं सकते। इन स्ट्रेंथिंग जुडिशियल रिव्यू वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो जुडिशियल रिव्यू जो है मस्ट रिमेन अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। जुडिशियल रिव्यू रहना चाहिए क्योंकि वो सेफगार्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है। हाउएवर मैकेनिज्म सच एज लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पब्लिक रीजनिंग इन जजमेंट एंड टाइमली एडजुडिकेशन शुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। तो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, पर उसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू में भी ऐसा मैकेनिज्म जैसे कि लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, भाई ये नहीं कि 5 जजेस ने डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी होनी चाहिए, पब्लिक रीजनिंग होनी चाहिए, जजमेंट्स पे उनका रीजनिंग लेना चाहिए, और टाइमली एजुडिकेशन, और जल्दी से ही बता दें, है ना, तो इससे क्या हो, ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये केस में बोला, ये मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में ऐसा बोला। देन है नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इंस्टीट्यूशनलाइज इंटरस्टेट डायलॉग मैकेनिज्म like the interstate council ensure consultation with state on constitutional amendments affecting stateless subjects and decentralized decision making। तो सरकारी कमीशन ने क्या बोला है 1983-88 में बोला है कि भाई जो सेंटर स्टेट डायलॉग मैकेनिज्म है कि सेंटर को स्टेट से भी पूछना चाहिए, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, कंसल्टेशन करना चाहिए जो कि स्टेटलेस को इफेक्ट कर रहे हैं, और एक डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। देन एनहांस है पार्लियामेंट्री अवेयरनेस एंड डिलिब्रेशन,
स्ट्रेंथन पी लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, कि भाई कोई लेजिस्लेशन लाने से पहले उसका स्क्रूटनाइज कर दो कि उसमें क्या गलत चीज़ें हैं। इंश्योर रॉबस्ट डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड प्रमोट पार्लियामेंट्री सेंसिटिविटी टू बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशंस। तो अवेयरनेस कैसे आएगी कि जो ला रहे हैं उससे पहले ही उसको स्क्रूटनी करो, डिबेट होना चाहिए अमेंडमेंट के ऊपर, देन पार्लियामेंट को सेंसिटिव होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशंस के ऊपर, देन पब्लिक अवेयरनेस एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट। तो इसमें क्या है कि स्प्रेड करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन ऑन डॉक्ट्राइन रिलेवेंस थ्रू करिकुलम reforms, law schools, public discourse and civil society initiative to defend constitutional value। तो इसमें बोला कि लोगों में एजुकेशन लेके आनी चाहिए कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कितना रेलेवेंट है हमारे लिए, और वो कैसे कर सकते हैं लॉ स्कूल्स के थ्रू, पब्लिक में बात करके, सिविल सोसाइटी के थ्रू, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को डिफेंड करे। देना कोडिफिकेशन और क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स विद कॉशन। तो भाई कोडिफाई कर दो या फिर क्लैरिफिकेशन दे दो, तो कोडिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स। तो अ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेटरी अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368 में बी considered to acknowledge the doctrine without limiting future judicial innovation on or institutional independence। तो इसमें क्या है, तो एक 368 में ही एक नॉन बाइंडिंग या फिर डिक्लेरेटिव अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो डॉक्ट्रिन को एक्नॉलेज करें विदाउट लिमिटिंग फ्यूचर जुडिशियल इनोवेशन, कि भाई फ्यूचर में जुडिशरी जो इनोवेशन लेके आ सकती है और जुडिशरी जो इसको इंडिपेंडेंट माने, इन्हें सेफ गार्ड है फेडरल एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो इसमें क्या प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बाय डिफाइनिंग स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेजेंट रूल, आर्टिकल 356 एंड प्रिस्क्राइबिंग फिक्स इम्पार्शियल टेन्योर फॉर गवर्नर। तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करें कि भाई जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है, मतलब प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने की जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है उसको डिफाइन कर दे, और जो गवर्नर का जो टेन्योर है उसको प्रिस्क्राइब कर दे, प्रिस्क्राइबिंग फिक्स्ड एंड इम्पार्शियल टेन्योर फॉर गवर्नर। ये पंचे कमीशन ने बोला है 2007-10 में। इसको फिर अपहेल्ड करा है सर्वोमाइकर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में। पहले तो अपहेल्ड करा केस में, फिर रिकमेंड करा दोबारा पंची कमीशन ने। देन है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये जो है इसको अपहेल्ड करा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन आइस्कॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। तो इसको रिकमेंड करा फिर NCRWC 2000 में। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इसमें इंश्योर दैट जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग जो है रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओवररीच, प्रमोट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू प्रिजर्व द जुडिशियस ऑटोनॉमी। तो बोले कि भाई जुडिशरी की ऑटोनॉमी में है, उसको मिलना चाहिए ऑटोनॉमी। तो जो उसका जुडिशरी का अपॉइंटमेंट और जो फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूटिव उस पर ओवररीच नहीं कर सके, उससे दूर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ओवररीच से। ठीक है, देन इसमें कंक्लूजन में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो रिमेन करता है एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्पिरिट है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द विसिसिट्यूड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। जो भी ईविल है पॉलिटिकल चेंजेस के, उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है।
However, court must exercise its power with utmost restraint and transparency. कोर्ट को जो है ये बहुत ही रिस्ट्रेन तरीके से बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। ये हम क्यों कर रहे हैं? रिस्पेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट में बैठे उनको भी उनका जो विल है अमेंडमेंट लाने का उसको भी रिस्पेक्ट करे और वो ओवर रीच भी ना हो, दोनों को बैलेंस मेंटेन करे। राधा राधा।